Hajra Shabir from Eastern Department from this University Faisalabad, and thanks Dr. Muhammad Akram, Associate Professor of Eastern Department for organizing this webinar. आज हम लोग बात करेंगे पेप्टिक अल्सर के बारे में। ठीक है, पेप्टिक अल्सर है वो लोअर एसोफेगस में बन जाता है। ठीक है, स्टमक या ड्यूडिनम में। ठीक है, यहाँ ड्यूडिनम में सर्जिकल एनास्टोमोसिस के बाद। ठीक है, उसके बाद इसमें यह है कि जो अल्सर स्टमक या ड्यूडिनम में बनता है वो एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों जो है ये पेनिट्रेट कर देते हैं मस्कुलरस म्यूकोजा को। ठीक है, लेकिन एक्यूट अल्सर जो है वो इस एविडेंस को जो है वो शो नहीं करता। ठीक है, उसके बाद यह है कि एरोयंस जो है वो पेनिट्रेट नहीं करती मस्कुलरस म्यूकोजा में। उसके बाद आ जाता है कि गैस्ट्रिक और ड्यूडिनल अल्सर। ठीक है, जो प्रेवलेंस है इसकी जो इसकी प्रेवलेंस है उसकी गैस्ट्रिक और ड्यूडिनल अल्सर की। ठीक है, पेप्टिक अल्सर की प्रेवलेंस है वो डिक्रीज़ होती है वेस्टर्न कम्युनिटीज़ में। ठीक है, उसके बाद इसमें यह है कि इसकी जो है वो मेल टू फीमेल रेशो जो ड्यूडिनल अल्सर की है वो वेरी करती है 5:1 से 2:1, लेकिन जो गैस्ट्रिक अल्सर की है वो है 2:1 या उससे कम। ठीक है, उसके बाद ये कि क्रोनिक गैस्ट्रिक अल्सर जो है ये यूजुअली जो है वो सिंगल होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें यह है कि जो ड्यूडिनल अल्सर है ये मोस्टली जो है ये फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में होता है। ठीक है, 50% ये इंटीरियर वॉल में। गैस्ट्रिक और ड्यूडिनल अल्सर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं 10% ऑफ पेशेंट में। ठीक है, और मोर देन वन पेप्टिक अल्सर जो है वो 10 से 50% पेशेंट में जो है वो देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग इसकी पैथोलॉजी की बात करें, पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, तो सबसे पहले इसमें ये आ जाता है जी एच पाइलोरी की वजह से। एच पाइलोरी की वजह से जो है ये हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर एनसीएड्स, क्योंकि कुछ जो मतलब लोग हैं वो जिसके लिए क्रोनिक जॉइंट्स के लिए जो है वो ये एनसीएड्स वगैरह लेते हैं। ठीक है, तो एनसीएड्स क्या कर देते हैं, ये डैमेज कर देते हैं हमारे डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ म्यूकोजा को। ठीक है, तो जो बंदा ज़्यादा एनसीएड्स लेता है उसको भी जो है पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं। अगर उसके बाद यह है कि अगर कोई पेशेंट जो है वो अगर कोई स्मोकिंग करता है, ठीक है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद अगर हम लोग इसकी क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, ठीक है, तो इसमें यह है कि जो इसमें अब्डोमिनल पेन, रिकरेंट अब्डोमिनल पेन होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें यह है कि एपिगैस्ट्रिक पेन ऑन एंड ऑफ होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें यह है कि स्टमक अल्सर में क्या होता है कि खाने के बाद जो है वो पेन शुरू होती है, लेकिन ड्यूडिनल अल्सर में यह है कि खाना खा के जो है वो पेन जो है वो रिलीव हो जाती है। उसके बाद इसमें जो है एनोरेक्सिया आ जाता है, नोजिया आ जाता है। ठीक है, वॉमिटिंग, अगर तो क्रॉनिक पेप्टिक अल्सर है तो उसमें जो है वो वॉमिटिंग विद ब्लड भी आ सकता है। उसके बाद इसमें यह है कि ये एक तो ये है कि ये तो एक अल्सर जो है ये कम्प्लीटली साइलेंट है। ठीक है, प्रेजेंटिंग जो है ये फर्स्ट टाइम प्रेजेंटिंग हो सकता है एनीमिया के साथ। ठीक है, जिसमें क्रोनिक अनडिटेक्टेड ब्लड लॉस की वजह से। ठीक है, उसके बाद इसमें क्रोनिक परफोरेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट है उसको क्रोनिक मेटमेसिस है, उसका बीपी जो है वो लो है। ठीक है, 90/60 है, पल्स रेट उसका हाई है, बीट्स 120 बीट्स पर मिनट है। ठीक है, तो ये जो है इसको हम लोग परफोरेशन पेप्टिक अल्सर कहेंगे। उसके बाद इसमें जो है वो अगर हम लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो एंडोस्कोपी इसमें की जाती है। ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर जो है वो कैंगुलरली जो है वो मैलिग्नेंट हो सकता है। ठीक है, और इसके लिए जो है बायोप्सी करनी भी ज़रूरी है। ठीक है, पेशेंट जो है उसको चाहिए कि वो एच पाइलोरी इन्फेक्शन टेस्ट करवाए। ठीक है, इसके लिए जो है वो कुछ जो है वो इन्वेजिव हो सकते हैं, कुछ नॉन इन्वेजिव हो सकती हैं। ठीक है, ये वेरी करती हैं सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी में। इसमें जो है अगर हम लोग बात करें कि इसमें जो इन्वेजिव आ जाते हैं उनमें जो है हिस्टोलॉजी आ जाती है। ठीक है, रैपिड यूरिएज टेस्ट आ जाता है, माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर आ जाता है। अगर नॉन इन्वेजिव की बात की जाए तो इसमें सीरोलॉजी आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा फीकल एंटीजन टेस्ट आ जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जो इंडिकेशन फॉर हेलिकोबैक्टर पायलोरी रेडिकेशन की, तो इसमें जो है वो पेप्टिक अल्सर आ जाता है, फैमिली हिस्ट्री आ जाती है, प्रीवियस रिसेक्शन आ जाता है गैस्ट्रिक कैंसर के लिए, एच पाइलोरी पॉजिटिव डिस्पेप्सिया आ जाता है, लॉन्ग टर्म अगर एनसीएड्स हैं या लो डोज एस्पिरिन यूजर्स हैं। उसके अलावा जो है वो एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, जिसमें अनएक्सप्लेन विटामिन B12 डेफिशिएंसी आ जाती है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा आ जाता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में जो है वो एच पाइलोरी एरेडिकेशन की जाती है। ठीक है, एच पाइलोरी एरेडिकेशन में जो है वो ट्रिपल थेरेपी यूज़ की जाती है। ट्रिपल थेरेपी में क्या आ जाता है, एक तो लेंजोप्रेजोल आ जाता है। ठीक है, लेंजोपेराजोल आ जाता है। ठीक है, इसको जो है वो खाने से पहले ली जाती है 30 mg। ठीक है, और दिन में 2 दफ़ा। उसके बाद इसमें एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं 2, एक एरिथ्रोमाइसिन एक अमोक्सिसिलिन आ जाती है। ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन जो है वो 500 mg 2 टाइम्स अ डे, और अमोक्सिसिलिन जो है अगर तो
पेशेंट को जो है वो अमेक्सिलिन से जो है वो एलर्जी है, तो उसकी अल्टरनेटिव जो है वो मेट्रोनिडाजोल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इसकी बात करें, इसमें जो है वो इसमें अगर पेशेंट को ट्रिपल थेरेपी से अगर मतलब नहीं वो क्योर हो रहा, फिर क्वाड्रिपल थेरेपी की जाती है, ठीक है, जिसमें ओमेप्राजोल आ जाता है जो कि पीपीआई है, ठीक है। उसमें बिस्मथ सबसिट्रेट आ जाता है, मेट्रोनिडाजोल आ जाता है और टेट्रासाइक्लिन आ जाता है। ये 10 to 14 डेज़ के लिए जो है वो रिकमेंड किया जाता है। उसके बाद जनरल मेजर्स जो देखे जाते हैं, ठीक है, जिनमें सिगरेट स्मोकिंग, एस्पिरिन, एनसीएज आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा ये है कि अगर तो मेंटेनेंस ट्रीटमेंट में ये है कि अगर तो पेशेंट जो है वो अगर किसी डिजीज़ के लिए ले रहे हैं एनसीएड्स और उसका लेना भी मस्ट है, तो उसके साथ साथ फिर जो है उसको मतलब एडवाइस किया जाता है कि वो अपने एनसीएड्स के साथ जो है वो डेली पीपीआई कोई भी ले लिया करे, ठीक है। अगर तो उसके बाद ये है, इसको जो है वो हमेशा जो है वो मील से पहले ले, खाना खाने से पहले ले। उसके बाद अगर तो कोई स्वेयर प्रॉब्लम वगैरह या अगर स्वेयर पेप्टिक अल्सर हो तो फिर जो है वो सर्जरी की तरफ जो है वो रेफ़र किया जाता है। ओके सर, थैंक यू।